आदरणीय तलवार सर, आप बहुत दिनों से आदिवासी साहित्य पर काम करते रहे हैं और बहुत दिनों से आप अरुणाचल प्रदेश आते जाते रहे, हम लोग इसके गवाह हैं। पहला सवाल मेरा ये है सर कि अरुणाचल प्रदेश में आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ के विभिन्न ट्राइब, जो बहुत सारे ट्राइब माने जाते हैं, उसे आपने किस तरीके से यहाँ देखा और समझा है? यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? मैं अरुणाचल आया हूँ 4-5 बार और कुछ ट्राइबल लोगों के बीच गया हूँ, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मैं कोई इनके बारे में काम कर रहा हूँ या कोई गहरी जानकारी मैंने इकट्ठा की है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन इलाकों में घूमा ज़रूर हूँ और बचपन से मुझे मैं आदिवासी इलाके में ही पैदा हुआ। एक आदिवासी गांव है, वहीं पैदा हुआ हूँ मैं और बचपन से आदत पड़ गई वो पहाड़ जंगल घूमने की, तो उसी तरह से आदिवासियों के बीच भी घूमने की आदत पड़ गई थी। कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उस विषय का, के बीच गया था मैं और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और उनमें से कुछ बहुत ही पढ़े लिखे लोग, और यालम जी को तो आप जानते ही हैं, तो मुझे और उनकी बड़ी बहन और उनके जीजा जी, इन सब लोगों से मैं मिला। बहुत सी चीज़ें मुझे समझने को मिली। उनके जंगल में यचुली के पास जंगल में एक उनकी मौसेरी बहन शायद रहती थी, तो वहाँ भी मैं गया। तो मैं कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ और ना मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ उन पर, कि मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ कि मैं क्वेश्चनेयर लेके जाऊँगा और उनसे पूछूँगा और जवाब। मैं ये सब पसंद भी नहीं करता। मैं बस उनके बीच जाना चाहता हूँ। जो आँख से दिख रहा है, जो कान से सुन रहा है, बस उतना ही भर है मेरा, और उसी से अगर मैं कुछ समझ सकता हूँ तो समझता हूँ। क्वेश्चनेयर मैंने कभी नहीं किया। तो और मोनपा लोगों के बीच जाने का मौका मिला, दिरांग में और तावांग में, और अभी शेरदुकपेन लोगों के बीच से घूम के आया हूँ मैं। तो मुझे उनकी संस्कृति में बारीकी से क्या स्थितियों में भी अंतर दिखाई देता है। आप सर जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे इलाके में भी आप गए हैं, तो वहाँ भी आपने आदिवासी को और उसके जीवन शैली को देखा होगा। अरुणाचल में भी आपने देखा, तो आप उसके अनुभव के आधार पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से अलगाव या बिलगाव हो रहा है? कौन मतलब संस्कृति का क्षरण हो रहा है? क्या ऐसा कुछ आप देख पा रहे? हाँ, उधर के समाज से इधर का तो बहुत फर्क है, फर्क ही फर्क है। मैंने तो जब पहली बार यहाँ आदिवासी शब्द का प्रयोग किया तो इसका बहुत विरोध किया। मिजो लोगों के बीच मुझे एक भाषण देना पड़ रहा था, तो आदिवासी मैं कह रहा था मिजो लोगों को, तो एक मिजो लड़की खड़ी हो गई, उसने बिगड़ गई कि आप कौन है यहाँ आदिवासी, किसको आदिवासी आप कहते हैं? एयरपोर्ट से यहाँ तक आप आए, हमारे घर तक, आपको कोई आदिवासी मिला, दिखा? यहाँ हम लोग ट्राइबल हैं, लेकिन आदिवासी यहाँ कोई नहीं है। तो ये उसकी इस तरह के विचारों की पुष्टि अरुणाचल प्रदेश में भी हुई। तो मैं समझा ट्राइबल और आदिवासी के बीच क्या फ़र्क है, और वो जो कह रहे हैं कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। और उनका आदिवासी तो यहाँ जो आपके झारखंड छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, चाय के बगानों में मजदूरी करते हैं, पहले गुलाम की तरह से थे वो। हम तो स्वतंत्र कौम है यहाँ पर। तो ये जो एक है ना, हर एक ट्राइब अपने इलाके में रहती है और वहाँ उस इलाके में उन्हीं का प्रभुत्व होगा और उन्हीं के नियमों के अनुसार वहाँ का समाज चलेगा, शासन चलेगा, किसी बाहरी समाज का नहीं चलेगा। और न कोई वहाँ कोई ज़मीन ले सकता है, न कोई बच सकता उनकी इजाज़त के बिना। तो ये चीज़ें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में नहीं है ना। तो ये शेड्यूल 6 भी यहाँ लागू हुआ, और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर, वो उस तरह की वहाँ स्थिति रही नहीं, तो इसलिए वो बड़ा फ़र्क है।
वो वहाँ के आदिवासी तो यहाँ पर मजदूरी करते हैं, और यहाँ के ट्राइबल्स के घरों में बहुत जगह मैंने देखा। मैं जहाँ जहाँ गया, अभी शेरदुप्पेन इलाके में भी मैंने देखा, और मुनपा लोगों के बीच भी, कि वो काम करने वाली जो लड़कियां थी वो झारखंड की थी, और उनके टाइटल से मुझे मालूम हुआ, गोत्र से मुझे मालूम हुआ। तो आर्थिक स्थिति में बड़ा फर्क। जैसे दलित साहित्य में एक समय था, मतलब विवाद चला था कि अनुभूति और स्वानुभूति का मसला है, तो क्या ऐसे आदिवासी साहित्य में भी देखा जा सकता है स्वानुभूति और अनुभूति? देखिए, एक समाज का आदमी अपने अंदर से, समाज के अंदर से जो आया है, वो अपने समाज को बचपन से जानता, समझता, देखता आया है। उसका दृष्टिकोण और जो बाहर से एक आदमी आके देखता है या थोड़े दिन रह के भी देखता है, उसके में तो फर्क होगा ना। उन दोनों के अनुभव में, उन दोनों के मानसिक संसार में काफ़ी फर्क होगा। तो इसीलिए वो फर्क तो है, लेकिन ये सब कहना ठीक नहीं है कि वो लिख ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। साहित्यकार जो है ना, रचनाकार जो है, उसमें एक बड़ी क्षमता होती है, अद्भुत किस्म की क्षमता होती है। वो अपनी संवेदनशीलता के कारण, अपनी सहानुभूति के कारण वो चीज़ों को जानता और समझता है। वो कोई इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, उसके लिए जानकारी की बात से नहीं वो अनुभूति पैदा होती है, वो संवेदनशीलता से, सहानुभूति से पैदा होती है, और वो एक रचनाकार में होती है। इसलिए ट्राइबल समाज के अंदर के सभी लोग तो साहित्य नहीं लिख सकते ना, और उसके अंदर से लिखा हुआ जरूरी नहीं कि बहुत महान होगा, लेकिन जिसके अंदर संवेदनशीलता होगी, जिसके अंदर वो गहरी सहानुभूति होगी, वो निश्चित रूप से अच्छी चीज़ लिखेगा। वो ट्राइबल भी हो सकता है, वो नॉन ट्राइबल भी हो सकता है। तो गोपीनाथ महंती जैसे, प्रतिभा राय जैसे बहुत से लेखक हैं जिन्होंने आदिवासियों पर बहुत अच्छा साहित्य लिखा है। और इसी तरह से ट्राइबल समाज के अंदर तो हैं ही, कई लोग हैं, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन बहुत से ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जिनका साहित्य बहुत सतही है, कोई खास नहीं महत्व रखता है। तो वो फर्क होता है। और 90 से पहले भी लिखा जाता था थोड़ा, आप शायद आपने न देखा हो, 1960-70 के करीब ऐसे तो कुछ कहानीकार उसे भी पढ़े हुए हैं। इधर काफ़ी लोगों ने खोज के इस तरह की चीज़ें सामने ले आए। हालांकि वो चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लिखा गया था पहले भी, ये तो पता चल ही जाता है। और दूसरी भाषाओं में भी कुछ मिल जाता है, अच्छा है ना। एक वो केरल की रत्नमाला जो है, उनकी आत्मकथा मिली है, वो अच्छी आत्मकथा, बहुत अलग ढंग की है। हाँ, चूँकि वो पढ़ लिख के फिर बहुत ये बन गई थी, तो इसलिए उसने उन चीज़ों को लिखा। लेकिन ये कह सकते हैं कि कोई आदिवासी साहित्य बोलकर जैसे विमर्श के साथ चला, उस तरह से नहीं था। लेकिन झारखंड में चला 30-40 के दशक से ही आदिवासी के प्रश्न को उठाया जाने लगा था। और आदिवासी महासभा के जो लोग थे, उन्होंने इस सवाल को बहुत ज़बरदस्त ढंग से उठाया, बल्कि और उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया था एक आदिवासी के प्रश्न को लेकर। और आदिवासी शब्द उनका दिया हुआ शब्द है, उन्हीं के कारण ये शब्द प्रचलित हुआ। शब्द है आदिवासी, कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो इससे उनके राइट्स बनते हैं कुछ, और वो मानने पड़े भारत सरकार को, वो आदिवासी महासभा के आंदोलन के कारण। और जयपाल सिंह ने उसी आदिवासी महासभा से जुड़ के वो नेता बने, और उन्होंने आंदोलन चलाया था आदिवासी शब्द का भी। तो विमर्श इस तरह से था एक। लेकिन आदिवासी साहित्य का आंदोलन जैसे अब चल रहा है, उस तरह से तो नहीं था। और क्यों नहीं था ये बताना बड़ा मुश्किल होगा। जो आदिवासी लेखक हैं और गैर आदिवासी लेखक हैं, तो जो मतलब अनुभूति और सहानुभूति वाला जो मसला है, उसे आप कैसे देखते हैं? और आपने जो मतलब कैटेगरी मतलब 4 उसमें आपने निर्धारित किया था कि
कौन आदिवासी लेखक हो सकते हैं और कौन कैसे हैं, ये हाँ, के बारे में हो सकते हैं तो नहीं, लेकिन ये मैंने अपने अनुभव से जो देखा और जो कुछ मैंने पढ़ा उससे मुझे जो समझ में आया वो ये कि आदिवासियों के बारे में जो साहित्य है, आदिवासियों पर लिखा गया साहित्य है, 4 तरह का लगता है। 4 तरह के लेखक मुझे दिखाई देते हैं, लेखक लेखिकाएं। और एक तो ऐसे रचनाकार हैं, गैर आदिवासी ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने आदिवासियों के बारे में जो लिखा है वो स्पष्ट रूप से बहुत ही दुराग्रहपूर्ण है, वो स्पष्ट रूप से बहुत ही गलत धारणाओं पर आधारित है और उनमें आदिवासी के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण दिखाई देता है जैसे कि वो आदिवासियों का उद्धार करना चाहते हों। आदिवासी गिरे पड़े हैं और उनको उठाना है, उद्धार करने के नाम पर वो उनकी बीड़ी छुड़वाएंगे, बीड़ी पीना नहीं चाहिए और वो दारू पीते हैं वो छुड़वाएंगे, यही सब उनके सामने है और उनको नहा के रोज़ मंदिर जाना चाहिए, ये सब वो समझते हैं। और हमारे यहाँ हुए लेखक झारखंड में, बिहार में थे, मैं नाम आजकल में मेरी याददाश्त थोड़ी सी गुम होती जा रही है, समय पर नाम भूल जाता हूँ मैंने उन पर लिख रखा है। क्या नाम है उनका, वो चीफ कंजर्वेटर थे। सर ये वनलक्ष्मी, हाँ, उपन्यास उनका, लेखक का नाम मैं भूल रहा था। वो चीफ कंजर्वेटर थे और बिहार के, योगेंद्र नाथ सिन्हा, ठीक यही नाम था। अब वो सिन्हा साहब ने लिखा है ऐसा ही, उसी प्रकार का उपन्यास है। उसमें एक आदिवासी को एक वैष्णव हिंदू की तरह से ढाल कर वो सोचते हैं कि बहुत महान काम उन्होंने कर दिया उसके समाज से, उसको अलग करके। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही भ्रामक धारणाओं पर आधारित, ये एक प्रकार की पर लिखने वाले लोगों की, जिन्होंने बहुत ही ऊपर जिनका रिश्ता आदिवासी के साथ किया। आदिवासी के साथ रिश्ता आपका क्या है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आप कहाँ से खड़े होकर उसको देख रहे हैं। तो उनके लिए तो उनकी प्रजा थी ना, आदिवासी उनके नौकर चाकर, उनके मजदूर थे और उनके जीवन को थोड़ा सा वो सोचते हैं बहुत अपने समाज के अनुसार उनको बना दिया, थोड़ा बहुत उनको मिल गया उनके समाज का प्रसाद तो उनका तर जाएंगे, वो उनका उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण है। और ज़्यादातर जो बाहर जो समाज है, भला मानुष समाज जिसको आप कहते हैं, भद्र वर्ग, वो इसी प्रकार का है। वो कुछ नहीं जानता आदिवासियों के बारे में। आदिवासियों के बारे में जानना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहते हैं, वो दलित नहीं है जो आपके गांव के बगल में ही रहते हैं और आप आते जाते रहते हैं और आपके लिए रोज़ काम करते हैं। आदिवासी वो नहीं है, आदिवासी आपके लिए रोज़ काम नहीं करने वाला। आदिवासी आपके इलाके से बहुत दूर जंगल और पहाड़ की तरफ रहता है, तो आप तो वहाँ जाएंगे नहीं, उनके बीच रहेंगे नहीं, उनका खाना खाएंगे नहीं, है ना। तो जो लोग आके बरसों आदिवासियों के करीब रहते हैं वो भी उनका खाना नहीं खाते, मैंने देखा है। उसको घबराते ही हैं अभी भी। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी एक जो कैटेगरी है उसकी बात मैं कर दूं आपको, 2-3 कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी है जो आदिवासियों के करीब रहे हैं, उनकी आदिवासियों से कुछ इंटेलेक्चुअल से मित्रता भी है, आना जाना भी होता है। जैसे हिंदी में बहुत से रांची में लेखक हैं ना, विनोद कुमार हैं जैसे, हाँ, महुआ माझी है या संजीव है, वो कुल्टी में रहते थे, धनबाद इलाका ट्राइबल इलाका है, संथालों का इलाका है। तो इस तरह के लोगों ने आदिवासियों के ऊपर जो लिखा है, रणेंद्र है, उन्होंने भी लिखा है, या महाश्वेता देवी बंगला में है, उन्होंने लिखा। तो
तो इन लोगों का इतना ऐसा गलत नहीं है, इन्होंने इस तरह से गलत नहीं लिखा। इन्होंने आदिवासियों के समस्याओं को उठाया है, उनके प्रश्नों को उठाया, और वो सही प्रश्न है, सही समस्याएं हैं, और ये सब किया। लेकिन ये लोग आदिवासियों के समाज के बहुत अंदर धंसे हुए लोग भी नहीं है, है ना। आदिवासी संस्कृति की बारीकियों को जानने वाले लोग ये नहीं है। तो वो उम्मीद हम इनसे न करें। तो इन्होंने आदिवासियों के सवालों पर लिख बाहरी समाज को आदिवासियों की समस्याओं से परिचित कराया और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूप से लिखा। तो ये बात तो माननी चाहिए। तीसरी चीज़ ये, तीसरी जो कैटेगरी है आदिवासियों पर लिखने वालों की, कुछ एक लेखक ऐसे मिलेंगे आपको जो आदिवासियों के बीच लंबे समय तक रहे हैं, वहीं रहे हैं, 10-10 साल, 20-20 साल रहे हैं। जो 10 साल 20 साल रहेगा आदिवासियों पर और उनसे एक अच्छा संबंध है उसका, तो वो तो अच्छा बुरा उनके बारे में कुछ प्रामाणिक ढंग से जरूर जानेगा। तो वो गोपीनाथ महांती इस प्रकार के लेखक थे, हैं। या मिजो लोगों के बीच आके श्री प्रकाश मिश्र रहे। अब देखिए, श्री प्रकाश मिश्र की विचारधारा और उस पर मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानना चाहता हूँ। वो नारीवाद विरोधी हैं, वो और भी बहुत सारी चीज़ों में राजनीतिक दृष्टि से बहुत भिन्न। लेकिन उस सब के बावजूद जो ट्राइबल के बीच वर्षों रहा है, वो ट्राइबल को जो जाना है वो गलत नहीं होगा, झूठ नहीं बोलेगा वो, है। तो उसने जो है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। इस सिलसिले में मैं मिजो लोगों पर तो अच्छा लिखा ही उन्होंने, मैं कहूँगा कि खासी लोगों पर भी लिखा, पर मिजो पर ज़्यादा अच्छा लिखा। क्योंकि जो मिजो लड़ रहे थे भारत सरकार से, तो श्री प्रकाश मिश्र को भेजा गया था कि इनकी बातचीत कराइए भारत सरकार से। तो मिजो लोगों का आप विश्वास जीतेंगे नहीं तो कैसे वो आपकी बात पर बात करेंगे उन भारत सरकार से। तो उन्होंने विश्वास जीता था। तो इसलिए मिजो लोगों पर जो अत्याचार हुए संघर्ष के दौरान आर्मी से या किसी से, हाँ, उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो वो सब अत्याचारों का भी उन्होंने चित्रण किया, बहुत अच्छी तरह से किया। और मिजो लोगों के अंदर क्या दुविधाएं चल रही हैं, हम सरकार से समझौता कर लें या ऐसे ही लड़ते रहें, ये बहुत बड़ी दुविधा थी। तो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने पकड़ा, समझा। तो इस प्रकार के लेखक थे। और इसमें सबसे अच्छे लेखक तो गोपीनाथ महांती हैं, जो रेवेन्यू विभाग के ऑफिसर थे और उनकी नियुक्ति ट्राइबल डिपार्टमेंट में गंजाम, कालाहांडी, जो कंध लोग रहते हैं उड़ीसा में, उन्हीं के बीच हुई थी। तो मैं उनसे मिलने के लिए भी एक बार गया था। मेरा ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इतने महान लेखक के घर जाके मैं उनसे मिला। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह सब मिला हुआ था। वो उत्कल यूनिवर्सिटी में मैंने एक ऑथर के रूप में उनको आमंत्रित किया था यूनिवर्सिटी ने कि आपके सानिध्य में यहाँ के लिखने वाले रचनाकार रहना चाहते हैं। तो बस इसके लिए उनको बुला के रखा गया था। बड़े ही सज्जन आदमी थे और वो जीवन भर उन्हीं इलाकों में उनकी नियुक्ति रही और वो वहीं से ट्राइबल को देखते आए। इतना प्रामाणिक चित्रण किया उन्होंने। एक तो NBT से उनकी कहानियाँ छपी हुई हैं और उनका जो उपन्यास है अमृत संतान, और एक उपन्यास पारजा भी है, परजा एक उपन्यास है, वो पढ़ना चाहिए, हर एक को पढ़ना चाहिए। जो खासकर अमृत संतान बड़ी क्लासिक कृति है और साहित्य अकादमी का सबसे शुरुआती सम्मान इसी उपन्यास को मिला पर अमृत संतान को। तो ये लोग जो हैं जीवन भर उनके बीच में रहे और उनको अंदर से बहुत करीब से देखा, समझा इन्होंने। तो इनका साहित्य बाहर जितने लिखने वाले लोग हैं उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक और आदिवासी को सही ढंग से चित्रित करने वाला महान साहित्य है। और चौथी श्रेणी में मानता हूँ स्वयं आदिवासियों ने जो लिखा है। दूसरे लोग महान साहित्य लिख सकते हैं, हो सकता है आदिवासी ने उतना महान साहित्य नहीं लिखा, उसकी उपन्यास कला इतनी विकसित नहीं है, उसकी कहानी कला इतनी विकसित नहीं, उसकी भाषा इतनी विकसित नहीं, हो सकता है ऐसा।
लेकिन आदिवासी को तो वो जैसा जानता है, जितनी अच्छी तरह से जानता है, उसकी जानकारी जितनी है वो तो किसी और की नहीं हो सकती है। तो आदिवासियों के बारे में आप बाहर की कितनी चीज़ें पढ़ें, लेकिन बहुत सी चीज़ों की जानकारी आपको तभी हो पाएगी जब आप आदिवासी के द्वारा लिखा हुआ साहित्य पढ़ें। और इसीलिए ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो हिंदी विभाग चल रहे हैं ना विश्वविद्यालयों में, मुझे बड़ी निराशा होती है इनसे। मैं इनको कई बार कहता हूँ कि आप हिंदी का सिलेबस ये हटाइए, जो आप पढ़ा रहे हो ना आदिकाल और भक्तिकाल, ये यहाँ पढ़ाने की चीज़ नहीं है ये। सही बोल रहे सर। हाँ, यहाँ जो हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है, आदिवासी जो स्वयं अपना साहित्य लिख रहे हैं, आप उनको पढ़ाइए। जिन्होंने हिंदी में नहीं भी लिखा है, ममंग दई है या और हैं या और लोग हैं, मिजो में हैं ऐसे, खासी में है ऐसे, तो आप तस्लीमा आओ है, नागा में है, आप इनकी रचनाओं का अनुवाद कराइए हिंदी में और इनको पढ़ाइए। आप क्या पढ़ा रहे हैं? यहाँ की जो रचनाएं हैं, यहाँ के लेखकों ने हिंदी में जो अपने समाज के बारे में लिखा, वो इनके जीवंत प्रश्न है। वो मुझे नहीं दिखा। किसी भी गैर आदिवासी ने आप मुझे दिखा दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश पर कोई अच्छी कृति लिखी हो, किसी भी ट्राइब के बारे में। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी एक भी लेखक आप दिखा दीजिए जिसने कोई बहुत महत्वपूर्ण कृति लिखी हो, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की लेखक लेखिकाओं ने कितनी सुंदर रचनाएं लिखी हैं यहाँ के समाज के बारे में, बड़ी मर्मस्पर्शी है। और ये लेखक लेखिकाएं अपने समाज से निकले हुए हीरे की तरह इनको समझना चाहिए। इतने संवेदनशील और इनके पास एक ऐसी बौद्धिक दृष्टि इन्होंने अर्जित की कि अपने सामाजिक प्रश्नों को बड़ी निर्भीकता के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ, खासकर स्त्री के प्रश्न पर तो मानना होगा आपको। चाहे आप निशी समाज के साहित्य देखो, निशी लेखक लेखिकाओं का, चाहे आदि लेखक लेखिकाओं का देखिए, चाहे आप मोनपा का देखिए, किसी का भी आप देख लीजिए, स्त्री का जो प्रश्न है पूरे अरुणाचल में, बहुत मर्मस्पर्शी ढंग से इन्होंने, गालों का देख लीजिए, सबका बहुत मर्मस्पर्शी उठाया। तो उसका तो कोई दूसरा बाहर का लेखक लिख ही नहीं सकता उस चीज़ को। आप देखेंगे कि ये 4 कैटेगरियाँ मैंने बनाई हैं कि कौन आदिवासी से कितना दूर है, कितनी दूर रह के देख रहा है ना। इस पर ये कैटेगरियाँ बनती हैं और उनके अंदर जो लोग लिख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसको हिंदी विभागों में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन मेरे कहने से थोड़ा मिजोरम विश्वविद्यालय में तो उन्होंने कुछ किताबें लगाई, चूँकि वहाँ अमिश वर्मा है जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं जेएनयू में और वो वहाँ पढ़ाते हैं, तो इन लोगों ने पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया, जिसका ये नाम ले रही थी मैडम, बांस फूलते हैं जहाँ बांस, वो उन्होंने उसको पाठ्यक्रम में रखा। और भी कुछ चीज़ों को उन्होंने रखा। सर अभी उन लोगों ने जंगली फूल को भी रखा। हाँ, बहुत ही अच्छा काम किया। और उनको गाय गेका की औरतें भी रखना चाहिए, और भी दूसरे लोगों की कृतियों को, जुमसी सिरोम ने इतना अच्छा उपन्यास लिखा है, उसको रखना चाहिए, है ना। दोरजे थोंगची का उपन्यास है, असमिया में है, लेकिन हिंदी में अनुवाद हुई है उनकी रचनाओं का। उनका सोनाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके हाँ वो भी मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे सोनाम उपन्यास बहुत अच्छा लगता है। और तो ये हाँ बहुत ही अच्छा उपन्यास है वो। अच्छा सर, जैसे इतिहास दृष्टि की बात की जाती है, इतिहास लेखन की बात की जा रही है, जैसे कुछ दिन से, जैसे मतलब 90 के दशक से ही दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा गया, स्त्री साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा गया, तो आदिवासी साहित्य के हिसाब से क्या ऐसी रचनाएं हो रही है और इसकी क्या ज़रूरत है, प्रासंगिकता है? देखिए, मैं समझता हूँ नहीं हो रही है, पहली चीज़ तो ये, और इसकी ज़रूरत है या नहीं है ये तो कैसे तय किया जाए। मैंने
साहित्यकार तो साहित्य लिखता है, वो साहित्य के सिद्धांत नहीं लिखता है, और उसको किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं है साहित्य लिखने के लिए। वो अपनी संवेदनशीलता से और अपनी कल्पनाशीलता से, अपनी अनुभूतिशीलता से साहित्य लिखता है। जो लोग ऐसा साहित्य नहीं लिख सकते हैं, वे लोग साहित्य के सिद्धांत बनाने का काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के थ्योरी बनाते हैं कैटेगरी का, पर वो थ्योरी काम आएगी या नहीं आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। आलोचना तो मैं समझ सकता हूँ, आलोचना लिखी जानी चाहिए, दुर्भाग्य से नहीं लिखते हैं। बाहर के लोगों ने लिखी है, बहुत कम लिखी है आलोचना, और आदिवासी समाज के ट्राइबल के अंदर जो लिख रहे हैं उनमें तो आलोचना और भी कम लिखी है। आलोचना में उनकी ये दिलचस्पी उतनी नहीं है और क्षमता भी शायद उतनी नहीं है। तो आलोचना लिखी जानी चाहिए, क्योंकि इससे लेखक को एक प्रोत्साहन भी मिलता है और खुद को देखने की एक दृष्टि भी थोड़ी सी मिलती है, मदद मिलती है। तो वो लिखी जानी चाहिए मैं समझता हूँ, और खुद ट्राइबल समाज के अंदर भी लिखा जाना चाहिए। आज़ादी के पूर्व एक जब कॉलम बनता है 6-7 प्रकार का कॉलम, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, उसमें सेंसस इसमें कि आदिवासी भी था, लेकिन बाद में वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई, जिसमें अभी हाल फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश में जो राम यादव मैडम जो है वो इसकी ज़ोर शोर से मांग कर रही। तो ये जो ट्राइबल कोड है उसे आप कैसे देखते हैं? और इसे मैं समझता हूँ ये सही है, उनकी ये मांग सही है, क्योंकि सबके अपने अपने धर्म हैं और भारतीय संविधान सबको मान्यता देता है, सबको समान रूप से मान्यता देता है। और आप बता रहे हैं कि वो आज़ादी से पहले लिखे भी जाते थे, तो कोई वजह नहीं दिखती उनको छोड़ देने की, है ना, क्योंकि औरों को तो नहीं हमने छोड़ा, हमने धर्म का कॉलम तो नहीं हटा दिया। और जब हम धार्मिक जनगणना कर रहे हैं तो उनके धर्म को भी उस जनगणना में शामिल करना चाहिए। ये तो एक इतनी आसानी से समझ में आने वाली बात है, कोई जिद करके ही इसके खिलाफ खड़ा रह सकता है, किसी तर्क से नहीं खड़ा रह सकता। तो ये बिल्कुल सही मांग है उनकी। जैसे मतलब कई बार बातचीत के दौरान ये निकलता है कि आदिवासी धर्म, क्या इसे आदिवासी धर्म कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए? देखिए, आदिवासी धर्म तो असल में ट्राइबल लोगों के अपना धर्म रहा है, जो अलग अलग शब्द हैं उनको दिए गए। तो एक रामदयाल मुंडा ने इसके बारे में ये लिखा, उन्होंने भी इस मांग को बहुत उठाया था। और रामदयाल मुंडा बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के थे। आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो खाली आदिवासी समाज के अंदर सीमित थे। तो उन्होंने ये सवाल उठाया था और उन्होंने इसका एक व्यवहारिक रूप दिया। चूँकि ट्राइबल के अलग अलग नाम हैं रिलीजियन के, और थोड़ा बहुत फर्क भी उनमें दिखता है, तो वो नाम भी लिखा जाए ब्रैकेट में, और एक जनरल नाम अडॉप्ट किया जाए आदि धर्म है। आदि धर्म, आदि धर्म में दोनी पोलो, आदि धर्म में ब्रैकेट में सरना धर्म, आदि धर्म ब्रैकेट में कुछ जो भी उरांव लोगों का या जो भी नाम है उसका। तो इस प्रकार उन्होंने कहा था। मुझे ये व्यवहारिक रूप से बिल्कुल ठीक लगता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आदिवासी धर्म या ट्राइबल धर्म जो है, उसका एक जनरल नाम और ब्रैकेट में उसका विशिष्ट नाम उसका, तो ये दिया जा सकता है। इसमें क्या आपत्ति है? ये आदिवासी किसी और के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं, किसी और की चीज़ को ख़त्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो तो सिर्फ अपनी मांग कर रहे हैं और उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं मुझे दिखाई देती। क्यों नहीं मानना चाहिए? हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। उसका कोई उनके लोक गीतों में, उनकी लोक कथाओं में उनके समाज का कुछ इतिहास उन्हीं के लिए सिर्फ था, लेकिन बाकी देश के साथ उसका कोई संपर्क नहीं था। तो आदिवासी
समाज या ट्राइबल समाज के का एक साहित्य उसके अंदर या बाहर के जो भी लोग लिख रहे हैं वो भारतीय भाषाओं में लिख के बाहर आए, ये बहुत महत्वपूर्ण था, जो आज तक नहीं था। तो आप भारतीय साहित्य हम बोल रहे थे, लेकिन भारतीय साहित्य के कई कोने अंधेरे में थे, उन पर रोशनी कभी पड़ी ही नहीं। तो वो चीज़ सामने आनी बहुत ज़रूरी थी। तो ये तो एक इसकी बात है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो भविष्य की जो बात आप कर रहे हैं, तो मैं तो सोचता हूँ इसका भविष्य बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि ये तो अभी तो शुरुआत हुई है। और शुरुआत में जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से चीज़ें पॉपुलर हुई हैं, इनकी ओर ध्यान गया है, इनकी रचनाओं की ओर, और उसको बहुत सराहना की गई है उसकी, तो ये चीज़ अपने आप में बताती है कि ट्रेंड क्या है, किस दिशा में चीज़ें जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि और भी लोग हैं जो लोग लिख रहे हैं, वे और भी अच्छी रचनाएं हमें देंगे, और भी बहुत से लिखने वाले लोग सामने आएंगे, और हम अपने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से से और अच्छी तरह से परिचित हो सकेंगे, और उनके साथ अपनी निकटता को महसूस कर सकेंगे, उनकी संवेदना से अपनी संवेदना को मिला सकेंगे, और तभी हम एक भारत राष्ट्र की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैं यही कहूँगा कि उन्हें जो कुछ वो देखते हैं अपनी आँखों से, अपने समाज में, बाहर, जहाँ भी जो कुछ भी वो देखते हैं, उसको बड़ी निर्भीकता के साथ अपने साहित्य में ले आए, किसी से भी डरे बिना, और अपने विवेक का भी ज़रूर उपयोग करें। माने जो कुछ वो देखते हैं उस पर उनको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, और एक दृष्टि उससे अर्जित करनी चाहिए अपने समाज को देखने की। लेकिन उसके बाद उसको निर्भीकता से लिखना चाहिए, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। साहित्य का जो सत्य होता है ना, वो छुपाने से नष्ट हो जाता है। वो सत्य के रूप में प्रकट होना चाहिए, तो उसका असर होता है।